हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। तो एक्यूट कंडीशन है सबसे पहले तो कि मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, मतलब कि 3 मंथ से कम का ही इसका हिस्ट्री रहेगा और एकदम एक्यूट प्रेजेंटेशन होगा। तो AKI एक्यूट किडनी इंजरी अर्लियर नोन एज ARF एक्यूट किडनी इंजरी को ही पहले एक्यूट रीनल फेलियर भी बोलते थे। रिफर्स टू द रैपिड डिक्रीज इन द रीनल फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रैपिड डिक्रीज होगा रीनल फंक्शन का ओवर डेज टू वीक्स। यहाँ पे ओवर डेज टू वीक्स होगा, 3 मंथ की कोई हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना। रैपिड डिक्रीज इन द रीनल फंक्शन ओवर डेज टू वीक्स कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन द ब्लड। ये क्या कराता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन द ब्लड एजोटीमिया करा देता है इन द ब्लड, ठीक है ना। रिटेंशन एक्यूमुलेशन करा देता है। यूजुअली रिवर्सिबल है कंपनीड विद रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। तो ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है एज इन केसेस ऑफ इरिवर्सिबल, वहाँ पे डिटोरिएशन हो जाता था रीनल फंक्शन का। यहाँ पे रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। कंपनीड विद रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, यूरिन वॉल्यूम का, ठीक है ना। अब इसके कॉजेज 3 कॉजेज हो सकते हैं, या तो प्री रीनल कॉज हो, इंट्रारीनल कॉज हो या पोस्ट रीनल कॉज हो। तो प्री रीनल कॉजेज में 3 चीज़ें हो सकती हैं कि परफ्यूजन कम हो जाए किडनी का। परफ्यूजन कैसे कम हो सकता है, हार्ट फेलियर हो जाए बंदे को, ठीक है। बंदा हार्ट कायदे से नहीं, बंदे का हार्ट जो है कायदे से ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, तो उसके कारण से जो है परफ्यूजन कम किडनी का कम हो गया। सेप्टिक शॉक में बंदा चला गया। हिमेटोरीनल कोई सिंड्रोम है, रीनल आर्टरी ऑक्लूजन या स्टेनोसिस है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बेसिकली बहुत ही बड़ा कारण है कि तुम्हारा रीनल परफ्यूजन जो है इम्पेयर्ड हो जाए, ठीक है ना। वॉल्यूम डिप्लीशन हो सकता है, कैसे, प्री रीनल कॉज में कि हेमरेज हो जाए, किसी बंदे को हेमरेज हो रहा है, बहुत सीवियर हेमरेज है। वॉमिटिंग, बहुत सीवियर वॉमिटिंग है, बार बार वॉमिट कर दे रहा है, तो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम है ही नहीं, जिसके कारण से मल्टीपल एपिसोड्स के कारण से ये वॉमिटिंग में जा रहा है और वॉल्यूम का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक। डायरिया हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, बर्न्स हो सकता है। तो ये सब कारण हैं वॉल्यूम डिप्लीशन के, कि डायरिया हो गया तो उसके कारण से वाटर का लॉस होगा। पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो ऑब्वियसली एंजाइम का डिस्ट्रक्शन, मतलब कि ज़्यादा, मतलब पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके कारण से वॉल्यूम डिप्लीशन हो सकता है, ठीक है ना। बर्न्स हो सकता है। बर्न्स के केसेस में तुम सुना ही होगे कि हाँ भाई, बंदे को जो है फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्रग्स, कोई ड्रग्स तुमने दे दिए, एस इनहिबिटर्स, एनसेड्स दे दिए। एस इनहिबिटर्स बेसिकली वही चीज़ें कराते हैं कि हाँ भाई डायरेटिक की तरह काम करते हैं, वो ड्रग्स के केस में प्री रीनल कॉजेज कर सकते हैं। एनसेड्स तुमने दे दिए, एनसेड्स क्या करा देता है, एक्यूट किडनी इंजरी करा देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, एनसेड्स ज़्यादा, पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, एनसेड्स नहीं खाने चाहिए इतने ज़्यादा, ताकि वो, क्योंकि रीनल फेलियर है वो करा सकते हैं, ठीक है। कुछ और ड्रग जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन भी, ये सब भी हमारा रीनल फेलियर करा सकता है, ठीक है। तो वो सब भी अवॉइड करना चाहिए। और क्या है, इंट्रारीनल कॉज पे आते हैं हम लोग। तो इंट्रारीनल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। तो ATN के केस में भी बंदा जा सकता है, जैसे इस्कीमिया हो जाए, सीवियर इंसल्ट हो जाए बंदे को, तो उसके कारण से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। इस्कीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो गया बंदे को। टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है। तो ये सब क्या कर सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में बंदे को प्रेसिपिटेट कर सकता है। उसके कारण से क्या हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। इस्कीमिया, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया। कुछ ग्लोमेरुलर डिजीजेज हो जाए जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, RPGN, ये सब हो जाए तो उसके कारण से इंट्रारीनल कॉजेज हैं। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जैसे ड्रग इन्फेक्शन कुछ हो जाए। कुछ वैस्कुलर चीज़ें जैसे वैस्कुलाइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये सब इंट्रारीनल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर डिजीज, ATN, ठीक है ना, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया, टॉक्सिन्स, ये सब चीज़ें याद रखना। पोस्ट रीनल में क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो, स्टोन ट्यूमर, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, यूरेथ्रल स्टेनोसिस। तो क्या हो सकता है, पोस्ट रीनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए रीनल फ्लो में या यूरेटर में, ठीक है। तो वही क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सोचो, प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो गया, ठीक है, वही यूरिन को ब्लॉक कर देगा। स्टोन हो गया, ठीक है, यूरेटर में कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, यूरेट्रल स्टेनोसिस हो गया, यूरेथ्रल स्टेनोसिस हो गया, वहाँ पे भी केसेस में पोस्ट रीनल कॉजेज ये करा सकता है, राइट। और इसके पैथोफिजियोलॉजी की हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजी समझने की कोशिश करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर तुम इतना लिख के आ जाओगे तो बहुत है, बहुत अच्छा है, टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है समझो, इस्कीमिया और नेफ्रोटॉक्सिन्स जो है, इस्कीमिया और नेफ्रोटॉक्सिन्स क्या क्या कराएंगे। अगर इस्कीमिया हुआ या नेफ्रोटॉक्सिन्स ये तो डायरेक्ट ग्लोमेरुलर इफेक्ट करा सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ग्लोमेरुलर इंजरी करा सकते हैं। उससे क्या होगा, तुम्हारा GFR जो है कम होगा, और GFR कम हुआ तो वो ओलिगोयूरिया में जाएगा। तो इस्कीमिया नेफ्रोटॉक्सिन से क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा डायरेक्ट ग्लोमेरुलर इफेक्ट, डायरेक्ट ग्लोमेरुलर इंजरी हुआ, जिससे GFR कम हुआ, जिससे वो ओलिगोयूरिया में गया। अभी यही इस्कीमिया नेफ्रोटॉक्सिन्स क्या करा सकते हैं, ट्यूबुलर डैमेज करा सकते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, एसेंडिंग थिक लिम्स का, तो यही सब जो है ट्यूबुलर डैमेज करा सकते हैं, ठीक है ना। ट्यूबुलर डैमेज करा सकते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का, एसेंडिंग
थिक लिम्ब का ट्यूबुलर डैमेज हो गया, ये इस्चीमिया नेफ्रोटॉक्सिन के कारण से ट्यूबुलर डैमेज हो गया। ठीक, अब यही ट्यूबुलर डैमेज जो है, अब देखो एक तो इस्चीमिया नेफ्रोटॉक्सिक ट्यूबुलर डैमेज डायरेक्ट ग्लोमेरुलर इफेक्ट और एक और चीज़ कराता है। इस्चीमिया हो गया तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो रेनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा जो कि PGI2 को कम हो जाए। PGI2 बेसिकली वेसोडायलेटर्स है, अगर इनको कम हुआ तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अभी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, GFR कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया में जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे है। और ट्यूबुलर डैमेज के कारण से भी यही चीज़ हो सकती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में चला जा सकता है बंदा। अब ट्यूबुलर डैमेज किसके कारण से एक और चीज़ हो सकता है, ट्यूबुलर डैमेज के साथ एस्ट्रिएटेड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कास्ट से, तो इंट्राट्यूबुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR कम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया कास्ट तुम्हारा सारा। अब वहीं पे क्या हुआ कि ट्यूबुलर डैमेज के कारण से ट्यूबुलर बैक लीक हो गया, ट्यूबुलर बैक लीक हुआ तो तुम्हारा GFR कम कर सकता है और ट्यूबुलर फ्लूइड फ्लो को कम कर सकता है, तो ओलिगोयूरिया में जा सकता है। चौथा, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन करा दे, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके कारण से भी तुम्हारा CRF प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, ये ARF प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग सबसे पहले तो इसमें यूरिमिक सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, मलेज, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये सब जानते हो, नोजिया, वॉमिटिंग, मलेज, ऑल्टर्ड सेंसोरियम यूरिमिक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना। न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन पे तुम्हें फ्लैपिंग ट्रेमर कन्फ्यूजन मिलेगा। ठीक है ना, फ्लैपिंग ट्रेमर हो जाएगा। तुम अगर बंदे को कहोगे कि आप ना पेशेंट को कहोगे तुम आप हाथ सीधा करके ऐसे स्ट्रेट हाथ रख लीजिए, तो उसके हाथ अपने आप कांपने लगेंगे। ठीक है ना, तो तुम हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी के केसेस में भी बहुत ज़्यादा देखते होगे कि हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी का केस है, तो वहाँ पे भी फ्लैपिंग ट्रेमर्स में दिखते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो सकती है, प्लेटलेट का डिसफंक्शन हो जाए, जैसे ब्लीडिंग होने लगे। ठीक है, अभी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी इंजरी के हम लोग क्लिनिकल फीचर्स को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक ओलिगोयूरिक फेज़ होता है, एक मेंटेनेंस फेज़ होता है, डायूरेटिक फेज़ होता है। ठीक है, 3 इसके फेजेस हैं। तो ओलिगोयूरिक फेज़ क्या है, कैरेक्टराइज बाय एनयूरिया और ओलिगोयूरिया। इसको कैसे कैरेक्टराइज हमने करना है, एनयूरिया से या ओलिगोयूरिया से हमने इसमें कैरेक्टराइज कर लेना है कि पहला तो बंदा का ओलिगोयूरिक फेज़ आएगा, एनयूरिया हो जाएगा बंदे को, या ओलिगोयूरिया हो जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, अब जैसे कि अब ओलिगोयूरिया है या एनयूरिया है तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड का हमें साइन सिम्टम्स दिखने लगेंगे, क्योंकि जो यूरिन है बॉडी से पास आउट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे प्रेसिपिटेट करेगा, ये प्रेसिपिटेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ पीडल एडीमा, एसाइटिस, फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पीडल एडीमा, एसाइटिस, फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, ये लास्ट करता है 10 से 14 दिनों के लिए। दूसरा आता है मेंटेनेंस फेज, ओलिगोयूरिक फेज के बाद। मेंटेनेंस फेज में क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय लो GFR एंड लो यूरिन आउटपुट। यहाँ पे मेंटेनेंस फेज में लो GFR तो रहेगा ही रहेगा, लो यूरिन आउटपुट भी रहेगा, और ये डेज टू वीक रहेगा। लो GFR एंड लो यूरिन आउटपुट, राइट, डेज टू वीक्स रहेगा। ठीक, डायरेटिक फेज में क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय पॉलीयूरिया एंड इज ड्यू टू डिफेक्टिव यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटीज ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ये पॉलीयूरिया के साथ कैरेक्टराइज रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, डिफेक्टिव यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जो है यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ट्यूब्यूल्स की खत्म हो जाएगी। पेशेंट में डेवलप डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया। तो सबसे पहले तो फ्लूइड ओवरलोड देगा 10 से 14 दिन के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा मेंटेनेंस फेज आएगा जिसमें यूरिन आउटपुट ऑब्वियसली कम रहेगा, GFR भी कम हो जाएगा, डेज टू वीक चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद डायरेटिक फेज आएगा जिसमें फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी अभी किडनी की जा चुकी है। तो पेशेंट क्या डेवलप करेगा उस टाइम पे, डिहाइड्रेशन डेवलप करेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि अब वाटर का लॉस है तो ऑब्वियसली सोडियम का लॉस होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। एरिथमिया कैन ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सच एज हाइपर एंड हाइपोकैलेमिया। ठीक है ना, इनिशियली हाइपरकैलेमिया होगा, बाद में हाइपोकैलेमिया होगा, तो इसके कारण से कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं। लंग एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्रेपिटेशंस ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड। लंग एग्जामिनेशन पे हमें क्रेपिटेशंस दिखेंगे ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड। तो इसका स्टेजिंग कैसे है, AKI का एक्यूट किडनी इंजरी का हम लोग स्टेजिंग करते हैं, एक राइफल्स क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा याद कर लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो राइफल क्राइटेरिया बेसिकली रिस्क, इंजरी, फेलियर के देखते हैं कैसे, उसका निमोनिक ही है। राइफल क्राइटेरिया का रिस्क कितना है, इंजरी कितनी है, फेलियर कितना हो गया है, और एल से तुम्हारा होगा लॉस फॉर 4 वीक्स का लॉस होगा 1 मंथ का, या एंड स्टेज रीनल डिजीज जो है 12 वीक्स या 3 मंथ्स पे जाते हैं। ठीक है, लॉस फॉर 4 वीक्स होगा, 1 मंथ पे एल क्राइटेरिया है, और ई से तुम्हारा एंड स्टेज रीनल डिजीज फॉर 12 वीक्स या 3 मंथ्स पे होता है। ठीक, तो रिस्क कितना है, जैसे अगर सीरम क्रिएटिनिन तुम्हारा 1.5 गुना बढ़ा हुआ हो और यूरिन आउटपुट तुम्हारा 0.5 ml पर kg फॉर 6 आवर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है बेसिकली 1.5 टाइम्स जो है क्रिएटिनिन बढ़ा है, और हमारा यूरिन आउटपुट जो है लेस देन 0.5 ml पर
kg for 6 आवर्स आ रहा है। इंजरी कब मान लेते हैं कि कब इंजरी हो गया है कि जब ये 2 टाइम्स बढ़ गया और 0.5 ml पर kg और 12 घंटे पे हो गया। और फेलियर कब मानते हैं कि जब ये 3 टाइम्स सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाए और इसका यूरिन आउटपुट लेस देन 0.3 पर ml पर kg फॉर 24 आवर्स हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी याद करने वाली है, ठीक। अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन पे तुम लोग देखोगे कि पहले तो राइफल क्राइटेरिया देख लो यार, हो सकता है मेरे से आई गेस मैं मिस कर दिया हूँ, थोड़ा देख लेना यार, इसको थोड़ा बढ़ा लेना। मैं बता दिया, मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज आई जस्ट फॉरगॉट टू हैव टू रिकॉर्ड, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशंस पे याद कर लो कि इस पर हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाएगा, यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑब्वियसली, और तुम्हारा यूरिन एनालिसिस में आरबीसी, कास्ट, प्रोटीनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया तो देख सकते हो, जो कि किस में आएगा, ये रीनल कॉजेज होते हैं। प्रोटीनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया, ये सब क्या होते हैं, रीनल कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरकलीमिया हो गया। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी में क्या क्या देख सकते हो, हाइपरकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, ये सब तुम देख सकते हो। ये यूरिन एनालिसिस में जो होता है रीनल कॉजेज हो सकता है, ये एटीएन के साथ ही प्रेसिपिटेट कर सकता है, मतलब कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के साथ। ईसीजी में रिवील चेंजेस ऑफ हाइपरकलीमिया के ईसीजी चेंजेस आएंगे, वो सब मैं बताऊंगा आगे। बायोमार्कर्स मतलब कि और वीडियोस बताऊंगा, हाइपरकलीमिया की वीडियोस बताऊंगा, अभी यहाँ बताने बैठ जाऊँगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। बायोमार्कर्स इसमें क्या क्या होते हैं, बायोमार्कर्स के इंपॉर्टेंट NGAL KIM1 होता है, बस इतना याद रख लो। रीनल USG करवाओगे, को इन्वेस्टिगेट करने को रीनल बायोप्सी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट कैसे करोगे इसका, ठीक है। बेसिकली इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ AKI। पहले तो अंडरलाइंग कॉज किस कारण से है, प्री रीनल है, पोस्ट रीनल है, उसका कॉज डिटरमाइन करोगे, इस्कीमिया के कारण से है या हाइपोवोलीमिया के कारण से है, जो कि ये सब तुम दिख रहे हो, वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण हो गया है, ड्रग्स के कारण से हो गया। तो अंडरलाइंग कॉज को पहले ट्रीट कर लो। ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, कोई फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी है, तो उसको पहले तो ट्रीट कर लो, ठीक। हाइपरकलीमिया कॉज बाय करेक्टेड बाय हाइपरकलीमिया जो है वो करेक्ट कर देंगे, सैल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन कर दो, K+ बाइंडिंग रेजिन्स दे दो, ठीक है ना। सैल्ब्यूटामॉल से क्या हो सकता है कि हाइपरकलीमिया को कम कर देता है, पोटेशियम को कम कर देता है, और K+ बाइंडिंग रेजिन, पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स दे दो। करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद ओरल और IV बाइकार्बोनेट, ओरल IV बाइकार्बोनेट दे दो, तुम्हारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एनसेट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एनसेट्स उनको अवॉइड करो। हीमोडायलिसिस रिक्वायर्ड इफ द करेक्टिव मेजर्स फेल, अगर करेक्टिव मेजर्स फेल हो गए तो हीमोडायलिसिस दे दो बंदे को, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।